Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good morning. चलिए वेट करते हैं 5 मिनट, बाकी लोग और ज्वाइन कर ले। ठीक है। दो मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वी विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स।
Am I audible? Good morning, everyone. Good morning. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Morning, sir. Okay. Volume कम. Okay. Today we are going to start COAP, Constant Application Protocol. ठीक है. तो कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका जरूरत क्यों पड़ गया? ठीक. देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग HTTP पढ़ रहे थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो HTTP जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क है उसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है. ठीक. देखिए, HTTP जैसे मेरा लैपटॉप है, तो मेरे लैपटॉप में कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं. मेरे पास लैपटॉप में बैटरी है या बैटरी भी नहीं है तो फिर मैं उसको डायरेक्ट पावर से कलेक्ट करके रखा हूँ, तो 24 आवर पावर्स है, उसमें पावर का कोई इशू नहीं है. मेरा जो इंटरफेस कार्ड है वो 5G को भी सपोर्ट करता है, उसका भी कोई इशू नहीं है. उसका बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा है, मतलब मोर देन 100 एमबीपीएस का स्पीड सपोर्ट कर लेता है. रैम भी उसके पास, मेरे पास 8 एमबी का है, तो मेरे पास कोई कंस्टेंट नहीं है. ठीक है. लेकिन अब आईओटी का जब बात करें तो ये जो सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स इनका साइज बहुत छोटा सा होता है. ठीक है. इनके पास रैम 2 GB का भी नहीं होता है रैम. ठीक है. तो रैम का लिमिटेशन हो गया, तो बहुत कम इनके पास रैम है. कभी कभी ये पावर से कनेक्टेड ही नहीं होते, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं. दो ए का साइज का सेल लगता है, जो घड़ी में सेल लगता है ना 1.5 वोल्ट का, वो सेल लगता है उसमें. ठीक. तो पावर का लिमिटेशन हो गया है. ठीक है. और ये 5G के लिए भी कोई कोई सपोर्ट करता है, लेकिन 5G के लिए फिर एनर्जी बहुत लॉस होता है, तो ये लोग हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत कम रेट पे ही डेटा ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. और इनका जो रेंज होता है ये भी लिमिटेशन होता है. मेरा वाईफाई अगर 100 मीटर का है तो इनका जो वाईफाई होता है वो 10 मीटर्स में ही होता है. मतलब ये जो ब्लूटूथ वाईफाई जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, मैक्सिमम 10 मीटर या 100 मीटर तक मैक्सिमम जाता है, उससे ज्यादा नहीं आता है. तो जब इतने सारे कंस्टेंट हैं तब HTTP काम नहीं कर पाता है. ठीक है. अगर कोई कंस्टेंट नहीं था, सब कुछ आपके पास ठीक था, रैम भी है और हाई स्पीड को सपोर्ट भी कर रहे हो, पावर का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, HTTP 700 MB का वीडियो फाइल ट्रांसमिट करने के लिए एकदम परफेक्ट स्पीड से काम करेगा, और आप लाइव वीडियो भी देख सकते हो, लाइव स्ट्रीम पे भी आप मूवी देख लेते थे. लेकिन जब सेंसर नेटवर्क आ गया है तो इतने सारे कंस्ट्रेंट आ गए हैं, तो वहां पे अब आप सेंसर नेटवर्क के यूज करके आप किसी सेंसर नोड पे अगर आप टीवी अटैच कर लो और बोलो कि लाइव में 700 MB का मूवी ट्रांसमिट करके देख लो, तो नहीं देख पाओगे उसमें. तो क्योंकि उसमें स्पीड का भी लिमिटेशन आ जाएगा. उसके पास रैम 2 GB का भी नहीं होता है कि 2 GB का रैम हो तो आपका लाइव स्ट्रीम को सपोर्ट कर ले. एक तो पावर का इशू है, कहीं कहीं पे तो हम लोग उसको रिमोट एरिया में यूज करते हैं सेंसर, जहाँ पे 1.5 वोल्ट का ही बैटरी लगा होता है. तो उस वोल्टेज पे अगर मैं 700 MB ट्रांसमिट करूं तो आधे घंटे में ही पूरा उसका बैटरी बैकअप खत्म हो जाएगा, उसका बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगा. अब आपको नया बैटरी लगाना पड़ेगा. तो नया बैटरी लगाना है तो रिमोट लोकेशन पे जनरली हम लोग उसको प्लेस किए होते हैं, तो कहीं फॉरेस्ट में या कहीं इंटीरियर पे कहीं. अब उतना अंदर फॉरेस्ट में सिर्फ 1.5 वोल्ट का एक बैटरी रिप्लेस करने के लिए जाना पड़ेगा. तो जब ये सब कांस्टेंट रहेगा तब HTTP उतना अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसके लिए फिर हम लोग एक नया प्रोटोकॉल डिजाइन किया विच इज कॉल्ड COAP, Constant Application Protocol, which is used for constant node and constant network. constant network मतलब आपका रेंज ज़्यादा नहीं है, 10 मीटर के ही रेंज है, कंस्टेंट हो गया. बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं है. ठीक है. मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो 6 घंटे तक काम करेगा, 6 मंथ तक बैटरी काम करेगा. अगर आप बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हो तो फिर वो बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा. रेंज ज़्यादा नहीं है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, रैम नहीं है, पावर नहीं है, तो ये सब अगर आपके पास कंस्टेंट है, वहां पे हम लोग यूज करेंगे COAP प्रोटोकॉल. ठीक है. तो ये डिवाइस का कंस्टेंट था. कभी कभी नेटवर्क का भी कंस्टेंट होता है. वही नेटवर्क का कंस्टेंट ये है कि हाई स्पीड डेटा सेंड नहीं कर सकते आप. ठीक है. और रेंज भी ज़्यादा नहीं है, और आप हमेशा ऑन करके भी नहीं रख सकते उसको.
ठीक है, कि 24 आवर में ऑन करके रखूं, तो 24 आवर में अपना एक्सेस पॉइंट ऑन करके रखा हूं और वो सोलर पैनल से सपोज काम कर रहा है तो रात में काम नहीं करेगा, दिन में ही काम करेगा। ठीक है, अगर मैं कहीं पे रिमोट एरिया पे हूँ, बैटरी से ऑपरेट करके रखा हूँ, तो मैं उसको बार बार बंद भी करूंगा कि 24 आवर बैटरी से वो ऑपरेट हो रहा होगा, तो उसका बैटरी जल्दी ही ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम जब हम लोग फेस करते हैं तो हमको एक नया प्रोटोकॉल का जरूरत पड़ता है, विच इज कॉल्ड CoAP। ठीक है, तो ये CoAP सेम HTTP जैसे ही मेथड पे बेस्ड है, मतलब रिक्वेस्ट और रिप्लाई के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भेजता था और रिप्लाई आता था, सेम उसी मॉडल पे CoAP भी बेस्ड है। ठीक है, लेकिन CoAP जो है HTTP का जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर था वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP को सपोर्ट करता था, क्योंकि 700 MB का वीडियो फाइल ट्रांसमिट करना है, तो ट्रांसमिट करने के लिए आपको लार्ज डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कनेक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। और CoAP जो डिजाइन किया गया है ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे ही काम करेगा HTTP जैसे, लेकिन अंडरलाइन आर्किटेक्चर जो है वो UDP है इसका। ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेगा, ये कनेक्शन लेस रहेगा। ठीक है, तो अब ये सब जब प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं तो हम लोग CoAP को डिजाइन किए। ठीक है, तो इसका लेयर आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके लेयर आर्किटेक्चर में, जो हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, ऊपर के नीचे देखिए, सिर्फ ये दो ही लेयर बता रहा हूँ जहाँ पे हम लोग CoAP को यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, उसके नीचे UDP है, तो उसके बीच में जो लेयर्स हैं, मैसेज, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये हमारा CoAP का है, यहाँ पे ही मोस्टली वर्क कर रहा है। तो एप्लीकेशन लेयर पे HTTP प्रोटोकॉल से ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर के नीचे जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता था, तो HTTP में TCP होता था, यहाँ पे UDP है। तो UDP और एप्लीकेशन को यूज करके UDP और एप्लीकेशन को यूज करके हम लोग बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज यूज करके CoAP को डिजाइन किए हैं। तो ये उसका एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है, लेयर आर्किटेक्चर जो देखते हैं। बाकी नीचे के लेयर जैसे होते हैं वैसे ही है, बस यहाँ पे ही बीच में जो चेंजेस है, और इसी एरिया पे ही हमारा CoAP वर्क करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसका मैसेज फॉर्मेट देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसका मैसेज फॉर्मेट है। ठीक है, तो मैसेज फॉर्मेट में ये देखिए, तो इसके मैसेज फॉर्मेट में बेसिकली जो आपका हेडर और पेलोड होता है, तो हेडर के जो होता है वो 4 बाइट का हेडर है। स्टार्ट जो होता है मैसेज, पहले हेडर रहेगा। ठीक है, हेडर के बाद नेक्स्ट जो फील्ड आएगा वो है वेरिएबल लेंथ टोकन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ये है, उसके बाद ऑप्शंस रहेंगे और उसके बाद पेलोड रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो मैसेज है इसके 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं मैसेज को। पहला हेडर, हेडर के बाद लेंथ का वेरिएबल लेंथ टोकन फील्ड, फिर नेक्स्ट ऑप्शन, उसके बाद नेक्स्ट पेलोड। तो ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपको पता ही, जब जरूरत होगा तभी यूज करते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है पेलोड, ये डायग्राम से दिख जाएगा, इसके नेक्स्ट स्लाइड में है डायग्राम, वहां पे देख लेते हैं। ये देखिए मैसेज फॉर्मेट है। ठीक है, ये जो पूरा लाइन है इसको हेडर बोल रहा है। ठीक है, ये हेडर है, उसके नीचे टोकन। ठीक है, तो टोकन का लेंथ कितना है वो बताने के लिए है टोकन लेंथ। उसके बाद ऑप्शंस अगर आप कुछ यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है पेलोड मार्कर। पेलोड मार्कर मतलब कंटिन्यूअसली 8 वंस होते हैं यहाँ पे। 8 वंस ये इंडिकेट करेगा इसके बाद जो भी कुछ है वो डेटा है। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस 8 वन है, उसके बाद कुछ भी है तो डेटा है। अगर यहाँ पे 8 वंस नहीं है, कुछ भी वो रीड करता है, तो वो समझ देता है कि नेक्स्ट का पार्ट जो है वो डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये जो हेडर का सेक्शन है इसमें पहला फील्ड है वर्जन। तो आप CoAP का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है T फॉर टाइप। तो मैसेज टाइप कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए यूज होता है। हेडर फॉर्मेट में जो नेक्स्ट फील्ड है वो T है। T इज फॉर टाइप, तो मैसेज का कौन सा टाइप का मैसेज यूज कर रहे हो वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कौन से टाइप का मैसेज है, यहाँ पे देखिए, ये 4 टाइप के मैसेजेस यूज करते हैं हम लोग, देख रहे हैं। तो कंफर्मेबल, नॉन कंफर्मेबल, एक्नॉलेजमेंट एंड रीसेट। तो ये 4 टाइप का मैसेज फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो कंफर्मेशन मैसेज मतलब
मैसेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं हेडर में, अगर CON जो है कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, उसका कोड है 0। तो अगर मैं एक मैसेज सेंड किया हूं और वो कन्फर्मेबल मैसेज है, इसका मतलब जो भी मेरा सर्वर है या जो भी मेरा क्लाइंट है जिसको भी मैं भेजा हूं, उसको एक्नॉलेजमेंट से रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। नॉन कन्फर्मेबल है मतलब मैं रिक्वेस्ट भेजा हूं, तो वो जो रिप्लाई करेगा तो एक्नॉलेजमेंट करना जरूरी नहीं है। पहले वाले केस में मैं जो भी रिक्वेस्ट भेजा हूं उसका रिस्पॉन्ड हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्ड करने के साथ वो पिछला जो मैं भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट भी करेगा कि वो रिसीव किया। नॉन कन्फर्मेबल में मैं अभी कुछ रिक्वेस्ट भेजा, वो उसको रिप्लाई किया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट करना मैंडेटरी नहीं है। वो चाहे तो एक्नॉलेजमेंट करे, नहीं तो एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट कर रहा है तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा। और कभी कभी हम लोग रीसेट मैसेज यूज करते हैं कनेक्शन को रीसेट करने के लिए, फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर आप जो रिक्वेस्ट भेजे हो उसका मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं है या कुछ एरर हो गया है तो मैं रीसेट मैसेज से रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। तो ये 4 टाइप के मैसेज होते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड दिख रहा था ऊपर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो फील्ड है यहाँ पे टी। ठीक है। तो टी में अगर 0 है मतलब कंफर्मेबल मैसेज सेंड कर रहा हूँ। टी का वैल्यू 1 है, 2 बिट का है मतलब 01। तो टी का वैल्यू 01 है, नॉन कंफर्मेबल मैसेज है। ठीक है। टी का वैल्यू 10 है, इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट है। टी का वैल्यू 11 है, इसका मतलब रीसेट है। तो मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ उसका नाम क्या है, वो नाम पता लगाने के लिए हम लोग देखते हैं उसका टाइप ऑफ मैसेज। तो ये 4 टाइप के मैसेज हैं। इस 4 टाइप का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जो मैसेज आप सेंड कर रहे हो उसका वहाँ पे आपको नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे नंबर 0 है मतलब कंफर्मेबल मैसेज है, इसका मतलब उसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। वहाँ पे वैल्यू 1 है, इसका मतलब नॉन कन्फर्मेबल मैसेज है, उसको आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं करना है। उसको में वैल्यू अगर 10 है मतलब आप एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो, उसमें वैल्यू 11 है मतलब आप रीसेट मैसेज भेज रहे हो। तो 4 टाइप का मैसेज हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो फील्ड दिख रहा है जिसको हम लोग TKL बोल रहे हैं, टोकन लेंथ। ठीक है। टोकन लेंथ, तो देखिए टोकन लेंथ वेरिएबल साइज का है। ठीक है। वेरिएबल साइज का है मतलब 16 बिट का हो सकता है ये। तो 16 बिट का है तो अभी मैं अगर 5 4 बिट यूज कर रहा हूँ तो 4 बिट से मैं 15 लिख सकता हूँ, 0 से 15। तो अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ 5, इसका मतलब ही है कि जो टोकन लेंथ है वो 5 बाइट्स का है। ठीक है। बाइट्स में रिप्रेजेंट करता है टोकन लेंथ कितने बाइट्स का है, उसको हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। टोकन लेंथ अगर यहाँ पे लिखा है 2, इसका मतलब 2 बाइट्स का है टोकन लेंथ। तो टोकन लेंथ कितने बाइट्स का है वो बताने के लिए यहाँ पे हम लोग फील्ड यूज कर रहे हैं। तो जो उसका वैल्यू होगा वो नीचे इस वाले फील्ड में, अगर यहाँ पे लिखा है 2 तो उसका जो टोकन का लेंथ है 2, और उसका जो भी वैल्यू होगा वो सपोज टोकन का वैल्यू है 21, और 21 को मैं 2 बाइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 2 लिखने के लिए मैं 8 बिट यूज करूंगा, 1 लिखने के लिए 8 बिट यूज करूंगा। तो 2 और 1 बाइनरी में 8 8 16 बिट से यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा 2। इसका मतलब टोकन लेंथ में 2 बाइट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है कोड। ये रिस्पॉन्स के समय काम आता है। ठीक है। जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब काम, जैसे हम लोग HTTP में जो हमारा स्टेटस लाइन होता था उसमें 200 लिखता था, तो 200 कोड था, तो यहाँ पे भी वैसे ही कोड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोड हम लोग लिखते हैं 2.xx ऐसे करके, 3.xs 4.xs। तो ये रिस्पॉन्स मैसेज में यहाँ पे कोड का वैल्यू डालते हैं। रिस्पॉन्स अगर ओके है तो 2.xx डालेंगे, कोई एरर नहीं है, कुछ एरर होगा तो फिर कुछ उसका कोड यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैसेज आईडी। मैसेज आईडी इज लाइक सीक्वेंस नंबर। ठीक है। मैं कौन सा मैसेज भेजा हूँ, पहला मैसेज है, दूसरा मैसेज है, चौथा, मेरा जो मैसेज है मैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं मैसेज आईडी यूज करता हूँ। ठीक है। तो ये फील्ड्स में किसी को डाउट है, वर्जन कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं उसके लिए, टी मैसेज का कौन से टाइप्स हैं वो बताने के लिए, टोकन लेंथ कितना है यहाँ पे बताने के लिए टोकन लेंथ, और कोड फील्ड जब रिस्पॉन्स करोगे तो उसका क्या कोड है, स्टेटस ओके है, एरर है, जो भी कोड होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट वन इज मैसेज आईडी। तो मैसेज आईडी आपको ये बताना पड़ेगा, सीक्वेंस नंबर जैसा ही होता है कि आप जो मैसेज भेजे उसका आईडी क्या है, उसका नंबर क्या है, जिससे हम लोग उस मैसेज को
आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट? तो यही हम लोग देखे 4 टाइप का मैसेज हो रहा है। टोकन है, एक आइडेंटिफायर है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन फील्ड मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है। ठीक है, उसका अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू मतलब क्रिटिकल है तो इसको आपको रीड करना ही पड़ेगा, उसको डिकोड करना ही पड़ेगा। इलेक्टिव है तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। सेफ है तो फिर प्रॉक्सी उसको बिना अंडरस्टैंड किए ही आगे फॉरवर्ड कर सकता है। अनसेफ है तो फिर उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा जब तक उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मैसेज का इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, लास्ट वन इज पेलोड। तो यहाँ पे पेलोड है, दिख रहा है, ये पेलोड है। तो यहाँ पे मार्कर बताएगा, अगर यहाँ पे लाइन से 8 1 है दैट मीन्स इसके आगे का पार्ट डेटा है, वो जो भी है वो डेटा ट्रांसमिट किया। सपोज टेम्परेचर सेंसर था तो कुछ टेम्परेचर भेजा है 79, तो ये मार्कर यहाँ पे 111 लिखा रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा 79। तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि इसके पार्ट डेटा है। यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा है 0100, इसका मतलब आगे का पार्ट डेटा नहीं। ठीक है, ये जो ऑप्शन फील्ड है यहाँ पे ही बताएंगे हम लोग, सेफ है, अनसेफ है, क्रिटिकल है वो। ये जो दिख रहा है ना, क्रिटिकल, इलेक्टिव, सेफ, अनसेफ, तो ये जो ऑप्शन फील्ड था यहाँ पे ही हम लोग दिखाते हैं सेफ, अनसेफ, क्रिटिकल, ये वाले पोर्शन में ही। तो उसके बेस पे हम लोग अकॉर्डिंगली एक्शन, तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जनरली हम लोग ऑप्शन फील्ड को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था पेलोड। फिर नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मोड। तो जैसे हम लोग HTTP यूज करते हैं सेम वही है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मोड पे ये ऑपरेट होता है। तो हम लोग जो HTTP में मेथड्स यूज करते हैं सेम मेथड यहाँ पे भी यूज करते हैं। ठीक है, और लिखा है सिमिलर टू HTTP। देखिए, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, तो ये 4 मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए, और जब उसका रिप्लाई आएगा तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो हम लोग रिप्लाई में प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे हमको कोड होता था 200 ओके के लिए, तो यहाँ पे 2.xs सक्सेस के लिए है, 4.xs क्लाइंट एरर के लिए है। ठीक है, 5.xs सर्वर एरर के लिए है। तो अगर कुछ एरर मैसेज हो जाएगा तो जब ये रिस्पॉन्स करेगा तो यहाँ पे जो कोड फील्ड था यहाँ पे वो, अगर सब सही है तो 2.xs लिखेगा, क्लाइंट एरर है 3.xs, सर्वर एरर है तो 4.xs। तो जो भी एरर होगा उसका इंफॉर्मेशन वहां पे हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्स जो करेगा ये 2 तरीके से कर सकता है। ठीक है, पिगी बैकिंग भी कर सकता है या फिर सेपरेट रिस्पॉन्स कर सकता है। तो किसी को आइडिया है क्या होता है पिगी बैकिंग? एनीवन हैविंग आइडिया अबाउट पिगी बैकिंग? क्या होता है पिगी बैकिंग? हेलो, आई एम ऑडिबल? चलिए बताइए क्या होता है पिगी बैकिंग, किसी को भी याद है तो? व्हाट इज पिगी बैकिंग? एम आई ऑडिबल? एक पैकेट को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, नहीं इसको नहीं बोलते हैं पिगी बैकिंग, उसको नहीं बोलते हैं अक्षत पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग रिस्पॉन्स से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट भेजा हूँ तो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो रिस्पॉन्स से रिलेट कर रहा है पिगी बैकिंग। तो एक पैकेट के ऊपर दूसरा पैकेट तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, 2 पैकेट एक के ऊपर एक भेज के रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो नहीं होता पिगी बैकिंग। और किसी को आइडिया? और किसी को आइडिया पिगी बैकिंग क्या होता है? डिले इन एक्नॉलेजमेंट, डिलेड एक्नॉलेजमेंट करते हैं तभी हम लोग पिगी बैकिंग करते हैं। हाँ, अदीबा का आंसर ठीक है, ठीक है। एक्नॉलेज के साथ, डेटा के साथ हम लोग एक्नॉलेजमेंट भी करेंगे तब, मतलब मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ और साथ में साथ जो पिछला जो मैं डेटा रिसीव किया था उसका एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। तो जब डेटा के साथ अगर मैं एक्नॉलेजमेंट भेज दूंगा देन इट इज कॉल्ड पिगी बैकिंग। ठीक है,
दूसरा है जो सेपरेट है, सेपरेट एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं। तो दो मेथड सपोर्ट करता है, पिगी बैकिंग को भी और सेपरेट एक्नॉलेजमेंट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, मैसेज एक्सचेंज करने के लिए इसका अंडरलाइंग आर्किटेक्चर यूडीपी है। तो यूडीपी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डिवाइस जो हम लोग यूज कर रहे हैं और जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे कंस्टेंट, तो वो लो पावर, एक तो उसमें पावर नहीं है, उसके पास रैम नहीं है, उसके पास इतना स्पीड में कैपेबिलिटी भी नहीं है और रेंज भी नहीं है। तो ये सब जब प्रॉब्लम होगा तो हम लोग यूडीपी यूज करते हैं। ठीक है, और एक प्रोटोकॉल है डीटीएलएस, अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। यूडीपी के जगह पे डीटीएलएस यूज करेंगे, उस केस में यूज करेंगे जब हम लोग को ऑथेंटिकेशन या फिर एनक्रिप्शन करना होगा। तो बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा, तब हम लोग डीटीएलएस, अंडरलाइन आर्किटेक्चर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जहां पे यूडीपी यूज कर रहे हैं वहां पे डीटीएलएस यूज करेंगे, उसी केस में जब हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा। इसका नाम ही है डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो इसमें कुछ कीज प्रोवाइड कर देता है जिस की से हम लोग एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए है, डीटीएलएस वाला पार्ट हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे काम करता है। उसके लिए ये अगर चीजें क्लियर करना है तो ये काम कैसे करता है वो समझ में आना चाहिए। ये सब जो थ्योरी वाला पार्ट था वो तो फिर चलिए, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है? चलिए, तो ये पहला वाला पार्ट दिख रहा है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है, ये देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है इस वाले पार्ट में? कौन, फिर ये जो 0x BC90, उसके बाद गेट टेम्परेचर, फिर टोकन ये लिख रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये आपको बताना है। तो अगर इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। दिख रहा है जो पहला वाला पार्ट है? आ रहा है? चलिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहला वाले पार्ट पे लिखा है CON। तो CON लिखा है कंफर्मेशन मैसेज के लिए। ठीक है, एक्चुअल में इसको 1 लिखना था। कंफर्मेशन मैसेज का कोड है 1। देखिए यहाँ पे 0, कंफर्मेशन मैसेज का कोड 0 है। 0 मतलब कंफर्मेशन मैसेज। तो आपको समझ में आने के लिए लिखा है। वर्जन वो बताया नहीं है। ये जो टी फील्ड है यहाँ पे बता रहा है कंफर्मेशन मैसेज। तो कंफर्मेशन मैसेज में टी का वैल्यू 0 है, मतलब मैं जो मैसेज भेजूंगा उसको अब आपको एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, टी का वैल्यू 0 है। ठीक, नेक्स्ट फिर देखिए उसके बाद जो फील्ड है TKL। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इसमें TKL नहीं दिया है। टोकन का लेंथ कितना है वो फील्ड का वैल्यू यहाँ पे नहीं बता रहा है। ठीक है, तो नीचे वैल्यू बता दिया है। ठीक है, तो वैल्यू दिया है 0x71, मतलब ऑक्टल में उसका वैल्यू 71 है। तो ये ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टल में उसका वैल्यू 71 है। तो ये कहाँ पे है ये देखते हैं। मैसेज फॉर्मेट जो है ये यहाँ पे है, ऑक्टल में उसका वैल्यू 71 है। तो इसका 71 मतलब 7 रिप्रेजेंट किया हूँ और 1, तो 2 बाइट का जरूरत पड़ेगा। तो टीकेएल में वैल्यू 2 होगा। तो टीकेएल का वैल्यू वो नहीं दिखा रहा है उसमें, ये टोकन का वैल्यू बता रहा है। तो टोकन का वैल्यू जो है वो ऑक्टल में 71 है। ठीक है, तो 8 बिट से हम लोग 7 लिख रहे हैं और 8 बिट से हम लोग 1 लिख रहे हैं। तो 2 बाइट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसको समझाने के लिए ऐसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझेगा? चलिए, फिर नेक्स्ट उसमें क्या वैल्यू दिया था वो देखिए, गेट। तो ये गेट मेथड है, एचटीटीपी जैसे मेथड यूज करता है, सेम ये भी गेट मेथड यूज कर रहा है। स्लैश टेम्परेचर, तो वो जो भी सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, जिस भी डिवाइस से, या यहाँ पे दिख रहा है क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, गेट मेथड कॉल कर रहा है, मतलब वो टेम्परेचर उससे पूछ रहा है सर्वर से कि गेट स्लैश टेम्परेचर लिख रहा है, मतलब टेम्परेचर का वैल्यू क्या है। ठीक है, नीचे टोकन आईडी दिया हुआ है। अब क्योंकि गेट मेथड है तो हम लोग डेटा रिट्रीव करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो हम कुछ डेटा तो सेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए नीचे पेलोड पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेलोड पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि कंफर्मेशन मैसेज है, अच्छा ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है ये मैसेज आईडी है, ऑक्टल में लिखा है BC98।
तो ये मैसेज आईडी है, ठीक है। ऑक्टल नहीं, हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल में BC98, तो ये मैसेज आईडी है, ठीक है। तो ये मैसेज आईडी कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पास जो टोकन में फील्ड था, ये वाला जो फील्ड है मैसेज आईडी। अब क्योंकि गेट है तो ये कोड यूज होता है रिस्पॉन्स के समय। अभी हम लोग तो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो जब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वहां पे उसका वैल्यू नहीं है, इसलिए वहां पे कुछ दिखाया नहीं है। अब ये हम लोग सेंड कर दिए सर्वर को, ठीक है। अब सर्वर उसको रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब ये रिप्लाई कर रहा है, तो जब भी हम लोग एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट या फिर उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, तो जब हम लोग एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे तो मैसेज आईडी नंबर सेम रखेंगे। किस मैसेज का एक्नॉलेजमेंट हो रहा है ये पता लगाने के लिए एक्नॉलेजमेंट में जो मैसेज आईडी होगा वो रिक्वेस्ट का ही मैसेज आईडी होगा, ठीक है। अब ये कन्फर्मेंट मैसेज है, इसलिए जो मैसेज आईडी है वो दोनों सेम है। अगर ये नॉन कन्फर्मेंट मैसेज होता तो ये तो डेटा भेज दिया, ठीक है, NCON लिखा होता, नॉन कन्फर्मेंट, सेम डेटा सेंड किया। अब ये रिप्लाई कर रहा होता तो ये भी नॉन कन्फर्मेंट से रिप्लाई कर रहा होता, क्योंकि नॉन कन्फर्मेंट है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए नहीं, तो यहाँ पे भी नॉन कन्फर्मेंट लिखा होता। और नॉन कन्फर्मेंट लिखा होता तो यहाँ पे जो भी मैसेज आईडी है ये वैल्यू यहाँ पे चेंज होता, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैसेज आईडी जो क्लाइंट का है और सर्वर जो मैसेज आईडी भी लिखेगा वो सेम ही लिख के भेजेगा कि हाँ इसी मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, इसी मैसेज का एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं। तो कन्फर्मेंट में एक्नॉलेजमेंट करना है, नॉन कन्फर्मेंट में ये जो मैसेज भेजा है मैसेज आईडी डाल के जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो मैसेज आईडी अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कन्फर्मेंट है। तो ये अपना मैसेज भेजा, सर्वर अपना मैसेज भेजेगा। इस मैसेज का एक्नॉलेजमेंट करने के लिए ये रिक्वेस्ट का रिप्लाई कर रहा है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा है, तो वो भी लिखेगा नॉन कन्फर्मेंट मैसेज। तो जब वो नॉन कन्फर्मेंट मैसेज भेजेगा तब मैसेज आईडी सेम नहीं होता है। लेकिन जब कन्फर्मेंट मैसेज भेजेंगे और उस मैसेज का ही हम लोग कन्फर्मेशन करने के लिए एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, तो मैसेज आईडी हम लोग को सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। और टोकन आईडी भी हमको सेम रखना पड़ेगा। टोकन आईडी रिक्वेस्ट और रिप्लाई के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, कौन सा रिक्वेस्ट है और उसका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि कन्फर्मेंट है तो मैसेज आईडी भी सेम है और टोकन आईडी भी सेम है। अगर ये नॉन कन्फर्मेंट होता तो इसका मैसेज आईडी अलग होता और इसका मैसेज आईडी अलग होता। अब दोनों के बीच में रिलेशन करने के लिए कि ये नॉन कन्फर्मेंट मैसेज है और इसका रिक्वेस्ट का ही मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, तब के केस के लिए हम लोग टोकन आईडी यूज करते हैं और उस समय दोनों का टोकन आईडी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये डेटा भेज रहा है, तो डेटा भेज रहा है तो यहाँ पे जो पेलोड पे है उस 81 रहेगा, 81 के बाद फिर हेक्साडेसिमल में 22.7 डिग्री सेल्सियस जो भी उसका टेम्परेचर था वो बताया। अब क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट है तो यहाँ पे लिखा है 2.05, ठीक है। 2.05 तो सक्सेसफुली रिसीव के लिए कुछ मैसेज है, तो वहां पे हम लोग 200 लिखते थे HTTP में, तो ये कोड है यहाँ पे। अगर सक्सेसफुली रिसीव कर लिए तो 2.05 कोड, तो ये रिस्पॉन्स में कोड होता है। तो 2.xx से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, तो xx मतलब 00 लिख दीजिए, 2.05 2.10 ये सब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए बताता है। और आगे का जो 0102 है वो ऑप्शन के लिए यूज करते हैं, तो कुछ ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो सक्सेस रिसीव करने के लिए यहाँ पे कोड हम लोग सेंड किए हैं, ठीक है। हेलो, गुड। फिर से ज्वाइन कर रहा मैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो लैपटॉप फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, उसमें ज्वाइन हो जाएगा तो फिर अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है। आई एम ऑडिबल? Yes, sir.
हाँ, तो ये मोबाइल से ज्वाइन किया, उसमें मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, कुछ इशू हो गया, लॉक कर दिए, लो बैटरी बोल के। लो बैटरी तो था नहीं। चलिए फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो किसी को डाउट है कन्फर्मेंट और नॉन कन्फर्मेंट में, जो मैसेज का जो फील्ड्स हम लोग देख रहे थे? ठीक है, तो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल पे थे। चलिए ठीक, तो सर माइक ऑफ है आपका। अच्छा, माइक ऑन नहीं था। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थे, ये वाला पार्ट देख लिए थे। तो ये कन्फर्मेंट मैसेज भेजा और ये एक्नॉलेजमेंट किया। अब ये एक्नॉलेजमेंट के साथ डेटा भी सेंड किया है, इसलिए इसको पिगी बैकिंग बोल रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट के साथ डेटा। अगर ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट किया होता तो क्या करता? ये एक्नॉलेजमेंट लिखता और ये नीचे वाला पार्ट हटा देता, कुछ भी नहीं लिखा होता, एक्नॉलेजमेंट और मैसेज आईडी। तो ये जो मैसेज था उसका ही मैसेज आईडी रख के एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और नीचे कुछ भी नहीं रहेगा। देन इट इज कॉल्ड सेपरेट एक्नॉलेजमेंट। तो इसका सिर्फ एक्नॉलेजमेंट किया तो नीचे वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये वाले पार्ट सिर्फ एक्नॉलेजमेंट लिख के रहेगा और मैसेज आईडी, दैट इज कॉल्ड सेपरेट एक्नॉलेजमेंट। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट के साथ डेटा भी भेज रहा है, देन इट इज कॉल्ड पिगी बैकिंग। ये पिगी बैकिंग किया, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भेजा, उसको वो डेटा नहीं मिल रहा है। तो डेटा नहीं मिल रहा है, सर्वर एरर के लिए 4.04 यूज करते हैं कि सर्वर एरर डेटा नॉट फाउंड लिख के रिप्लाई कर दिया। ये भी पिगी बैकिंग है, ठीक है। तो कन्फर्मेंट के केस में मैसेज आईडी और टोकन नंबर सेम होता है, ये बताएगा कि इस रिक्वेस्ट का ही रिप्लाई कर रहा है। और नॉन कन्फर्मेंट के केस में टोकन नंबर सेम होगा, मैसेज आईडी अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका मैसेज अलग है और इसका मैसेज अलग है। ये जो है ये कुछ सीक्वेंस नंबर डाल के भेजता है, सर्वर कुछ अलग सीक्वेंस नंबर डाल के भेजता है, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग था। तो जो वर्किंग जो हम लोग डिजाइन किए हैं, ये क्योंकि रिलायबिलिटी प्रोवाइड करना है, टीसीपी को नहीं सपोर्ट करना है, तो उसके लिए ये जो हमारा वर्किंग है सीओपी, ये यूज करता है स्टॉप एंड वेट। तो स्टॉप एंड वेट का मतलब समझ में आएगा? क्या समझेंगे स्टॉप एंड वेट से? इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, किसी को आइडिया? वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, जब हाँ, तो जो एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, सही बोल रहे हो, जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट भेजे तो अब हम लोग दूसरा पैकेट नहीं भेजेंगे रिक्वेस्ट का फिर से, हम लोग वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट का। तो कब तक वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए? अगर उस ड्यूरेशन में आ गया तो अब तो हम लोग सेंड कर देंगे। अगर उस ड्यूरेशन में नहीं आया, उसको ही हम लोग बोलते हैं टाइम आउट। तो टाइम आउट हो गया तो हम लोग फिर से उसको भेजेंगे, ठीक है। उसके नीचे लिख रहा है बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। तो बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ मतलब क्या हुआ? किसी को आइडिया बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ? तो बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ यूज करते हैं हम लोग जब मैं पहला मैसेज भेजा, टाइम आउट हो गया, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, तो अब मैं दोबारा भेजूंगा। तो लेकिन जब दोबारा भेजूंगा तो 2 के पावर में आरटीटी को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। जब 2 के पावर में इंक्रीज कर दूंगा मतलब अब मैं 2 सेकंड वेट किया था, अब मैं 4 सेकंड में वेट करूंगा।
तो दोबारा मैसेज का फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो अब मैं 8 सेकेंड वेट करूंगा। ऐसे मैं बार बार इंक्रीमेंट करते जाऊंगा और एक लिमिट होता है 16 टाइम तक ही मैं सेंड कर सकता हूं, तो 16 टाइम्स ही री अटेम्प्ट मैं भेजूंगा, रीट्रांसमिट करूंगा। तब तक अगर वो सक्सेसफुल रिसीव नहीं हुआ तो मैं रिक्वेस्ट भेजना बंद कर दूंगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ। और लास्ट वन इज डुप्लीकेट डिटेक्शन। तो डुप्लीकेट मैसेज कैसे डिटेक्ट करेंगे हम लोग? डुप्लीकेट मैसेज कैसे डिटेक्ट करेंगे हम लोग कि रिक्वेस्ट भेजा और उधर से रिप्लाई आया, 2 बार रिप्लाई आ गया, कैसे पता चलेगा 2 बार रिप्लाई आ गया? किसी को आइडिया कैसे पता चलेगा? मैं रिक्वेस्ट भेजा, टोकन आईडी, ठीक है, टोकन आईडी सेम होगा अब, लेकिन जब हम लोग एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं तो मैसेज आईडी भी सेम रखते हैं। तो मैसेज आईडी और टोकन आईडी सेम रहेगा कन्फर्मेंट के लिए, लेकिन नॉन कन्फर्मेंट में अब मैसेज आईडी अलग है तो हम लोग को टोकन आईडी देखना पड़ेगा। तो दोनों का टोकन आईडी सेम है, मतलब मैं एक रिक्वेस्ट भेजा, टोकन आईडी 5 डाल के, सर्वर रिप्लाई किया, टोकन आईडी उसमें भी 5 डाला है, थोड़ी देर बाद एक और मैसेज मिलता है उसमें भी टोकन आईडी 5 दिखता है नॉन कन्फर्मेंट के केस में। तो जब दोनों टोकन आईडी 5 दिख रहा है तो वो डिस्कार्ड कर देता है एक मैसेज को, समझ जाता है कि ये डुप्लीकेट मैसेज है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सीओपी वर्क करता है। इसके बाद टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में दूसरा देखेंगे। मैं अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सीओपी का वर्किंग, कन्फर्मेंट, नॉन कन्फर्मेंट, एक्नॉलेजमेंट, रीसेट, ये 4 टाइप का ही मैसेज है और मैसेज फॉर्मेट को ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अटेंडेंस एक्सेल सीट, उसमें आपका रोल नंबर दिख रहा होगा, अटेंडेंस लगा लीजिए। चलिए, तो स्क्रीन पे जिसका भी रोल नंबर दिख रहा है अपना अटेंडेंस बोल सकता है। रोल नंबर 2। 2, 5, 5, 8, 8, नेक्स्ट, 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 10 से 25 तक, 26, 26, Sir, 25. Sir, 28, 25, 28, Sir, 21. 21, हाँ ठीक है ना। और 30 तक सेक्शन ए, रोल नंबर 30 तक और कोई है? नहीं। चलिए, तो फिर रोल नंबर 34 से सेक्शन ए, रोल नंबर 34 से 50, Sir, 34, 34, नेक्स्ट, 45, 45, नेक्स्ट, 45, 50 नहीं है। चलिए, 50 से 70 तक, 65, 65, 63, 69, sir. 63, 69, Sir, 70. 70, Sir, 66. 66। सेक्शन ई का कोई और तो नहीं बचा ना? Roll number सेक्शन बी 12. कितना? Sir, 5. 12. सेक्शन बी, Section A. Section A, sir. सेक्शन ए 5, Sir, 12. सेक्शन ए 5 तो है। सेक्शन ए कितना बोल रहे थे? 12, 12. सेक्शन ए 12। और तो कोई बच्चा नहीं ना सेक्शन ए का? चलिए, सेक्शन बी, रोल नंबर 1, Sir, number 2, रोल नंबर 2, सेक्शन बी, रोल नंबर 2, नेक्स्ट, Sir, 5. 5, नेक्स्ट, तो 7, 7, नेक्स्ट, Sir, Sir, 14, 15. 14, Sir, 15, 15. नेक्स्ट, 18, नेक्स्ट,
28. 28. Next, Sir, 33. 33. चलिए नेक्स्ट 34 से 34. 34. 37. 37. Sir, 43. 43. 50. 50. सर 52. 52. Sir, 59. 59. 59 के बाद 60. Sir, 63. 63. 64. 64. Sir, 69. 69. और कोई छूटा